नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन पर। आज हम आपके सामने जो हमारी थ्योरी है गांधीज़म उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन रह चुके हैं हमारे गांधीज़म के साथ जुड़े हुए वो सारे कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर पहला हमारा क्वेश्चन आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वो आ गया है जी, असहयोग में कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार पूछा गया है कि जो हमारा असहयोग है उसके अंदर कौन सी चीज़ों को शामिल जो है वो नहीं करना चाहिए। तो एक है असहयोग हिंसा, दूसरा है पुतला फूंकना, भड़काऊ बयान देना और नारे वगैरह लगाना। जो है इस प्रकार की चीज़ों का असहयोग के अंदर समावेश जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी इस बात को मानते हैं। दूसरा है क्वेश्चन हमारे सामने, सत्याग्रह का सबसे प्रभावी साधन गांधी जी किसे मानते हैं। सत्याग्रह का सबसे प्रभावी और सबसे असरदार साधन किसको मानते हैं। तो वो मानते हैं सिविल डिसओबीडियंस को, सिविल डिसओबीडियंस। अगला क्वेश्चन है, सिविल डिसओबीडियंस कब करना चाहिए और किस रूप में करना चाहिए। ये भी हमें क्वेश्चन के रूप में आया सामने हमारे। तो इसमें है कि जब मालिक या सरकार निरंकुश आदेश दे या कोई कानून बनाने लगे उनकी अवहेलना करनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। उन्होंने देखो, गांधी जी का मानना है भी जो सिविल डिसोबीडियंस कब करना चाहिए और किस रूप में करना चाहिए। तो उन्होंने माना है भी जब या तो कोई मालिक है या कोई सरकार है, जब वो कोई ऐसा कानून बनाए जो जनता के पक्ष में ना हो, तो क्या है, हमें उसकी अवहेलना करनी है, मतलब उसका विरोध करना है। और विरोध कैसे करना है, उस कानून को तोड़ के करना है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून जो अंग्रेज़ों के द्वारा जारी किया गया था उसको तोड़ के उन्होंने नमक बनाया था डांडी में। और वो इस प्रकार से बताते हैं भी इस प्रकार से हमें सिविल डिसओबीडियंस का पालन जो है वो करना चाहिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हिजरत का क्या मतलब है और इसे कब अप्लाई करना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। हिजरत दिमाग में पहले भी हमने एक दो बार इसका डिस्कशन किया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर भी आपके दिमाग में आया होना भी हिजरत होता क्या है। तो समझते हैं। हिजरत का मतलब होता है भी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने आपको कोई गाली गलौज कर रहा है या आपको मारने आ रहा है, आपको पता है भी वो मेरे को मारने आ रहा है, आप अपनी आत्मरक्षा में क्या है, आपको पता है हथियार उठाने पड़ेंगे। अब हथियार उठाने पड़ेंगे तो मतलब आप हिंसा करोगे। तो इसलिए क्या है, आपको उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो आदमी जो आपको गाली गलौज कर रहा है या जो मारने आ रहा था, जब आप उसको मिलोगे ही नहीं तो वो आपको गाली गलौज भी नहीं करेगा और आपको मारेगा भी नहीं। इसी सारे पैटर्न को ही हिजरत बोलते हैं। अब गांधी जी कैसे मानते हैं, हिजरत का मतलब है जब हालात ऐसे हो जाएं जिसमें व्यक्ति को ना चाहकर भी हिंसा करनी पड़ेगी, तो व्यक्ति को उस जगह को छोड़कर क्या है, चले जाना चाहिए किसी दूसरी जगह के ओर। तो यही क्या है, गांधी जी के शब्दों में हिजरत बोला गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है हमसे। तो गांधी जी ने उपवास को दूसरा क्या नाम दिया है। गांधी जी ने उपवास जो हम व्रत वगैरह रखते हैं इसको दूसरा नाम क्या दिया है। तो उन्होंने दिया है अग्निवान बोला है इसको। मतलब जैसे अग्निवान, जैसे आग वाला एक कोई तीर। ठीक है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के अलावा उपवास और किस चीज़ के लिए उपयोगी है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के अलावा उपवास और किस चीज़ के लिए उपयोगी है। तो आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जो उपवास है वो जरूरी है। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का अंतिम हथियार किसको माना है। अंतिम हथियार किसको माना है, तो वो माना है जी उन्होंने हड़ताल को। ठीक है। अब देखो अगला है, हड़ताल कैसे उपयोगी है और ये कैसे काम करती है। एक एक स्टेप, जैसे जैसे चीज़ नहीं आ रही है वैसे वैसे हम इसको करते जा रहे हैं। हड़ताल कैसे उपयोगी है और ये कैसे काम करती है। हड़ताल में सिविल नाफरमानी और असहयोग दोनों शामिल होते हैं। जो हड़ताल होती है उसमें सिविल नाफरमानी और असहयोग दोनों शामिल होते हैं। हड़ताल से कंपनी व सरकार का काम रुक जाता है। हड़ताल होगी तो किसी कंपनी में होगी, किसी सरकार के अगेंस्ट की है तो उन दोनों का काम रुक जाएगा और इससे क्या है, उनको हार कर समझौता जो है करना पड़ेगा। ठीक है। तो हड़ताल ऐसे काम करती है। गांधी जी के
गांधी जी के सत्याग्रह में किस साधन को कायरता कहकर आलोचना की गई है? गांधी जी के सत्याग्रह में किस साधन को, गांधी जी ने 5 साधन बताए थे ना, तो उसी में पूछा गया है भी गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं उसके किस साधन को कायरता कहकर आलोचना की जाती है? तो वो की जाती है हिजरत को। ठीक है, हिजरत को माना जाता है भी कायरता मानी जाती है। ठीक है, हिजरत को कायरता माना गया है। आलोचक जो हैं गांधी जी के विचारों के, वो हिजरत को एक मानते हैं भी गांधी जी का एक कायरतापूर्ण हथियार था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी पर गांधी जी ने क्या विचार दिए हैं या उनके क्या विचार हैं? अनटचेबिलिटी पर गांधी जी ने विचार जो दिए हैं उसमें बोला है अनटचेबिलिटी किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म का तो अंग है ही नहीं। गांधी जी मानते हैं भी जो टचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी, ये हिंदू धर्म का तो किसी भी प्रकार से ये क्या है, अंग नहीं है, और इसे जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्द खत्म जो है कर देना चाहिए अस्पृश्यता को। ठीक है, अगला है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने क्या काम किए हैं? तो गांधी जी ने क्या काम किए हैं? दलितों को हरिजन का नाम जो दिया था वो भी गांधी जी ने दिया था, कामों में आ रहा है। हरिजन का मतलब होता है गॉड के बच्चे, परमात्मा के बच्चे। दलितों को सम्मान दिलवाने के लिए उन्होंने समान अधिकार पर जोर दिया तथा उनके मंदिरों में प्रवेश जो था पहले वर्जित था, और बाद में क्या है, गांधी जी ने उनके मंदिर में प्रवेश से रोके जाने का विरोध भी किया था। तो वो इनके जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो काम थे वो इसके अंदर हमने डिस्कशन की है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का राष्ट्र और स्त्री से जुड़ा एक बहुत ही फेमस कोटेशन है या कोट है, वो क्या है? विचार है, कोई भी राष्ट्र हो अपनी आधी आबादी को नज़रअंदाज करके विकास नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या बोला है गांधी जी ने भी कोई भी राष्ट्र जो है वो अपनी आधी आबादी को नज़रअंदाज करके विकास नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई भी इंसान जो है वो स्त्री जो है उसका आधा अंग है और उसको छोड़कर क्या है वो पूरा अपना संपूर्ण विकास जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो गांधी जी के राष्ट्र और स्त्री से जुड़े हुए ये विचार थे। आगे है, फेमिनिस्ट गांधीवाद की आलोचना क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट गांधीवाद की आलोचना क्यों करते हैं? ठीक है, तो करने का एक उनका कारण है जिसकी वजह से वो करते हैं, क्योंकि जो आंसर है इसका, जो गांधी जी है ना, उनका मानना है कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घर में ही रहें। गांधी जी का मानना है कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ घर में ही रहें, घर तक ही सीमित हो उनकी आज़ादी जो है उनकी घर तक सीमित हो। आर्थिक रूप से स्त्री चाहे स्वतंत्र ना हो पर वो सामाजिक कुरीतियों से क्या है, स्वतंत्र जरूर होनी चाहिए। ये गांधी जी का मानना है। गांधी जी मानते हैं भी स्त्रियां जो हैं वो सिर्फ घर में ही रहें और घर तक सीमित रहें और घर तक उनकी आज़ादी सीमित हो। आर्थिक रूप से चाहे वो स्वतंत्र ना हो, लेकिन सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं जिसके आधार पर उनका शोषण होता है, उन कुरीतियों को क्या है, ख़त्म करना चाहिए। अगर ऐसा ना करने से क्या है भी, वो अगर स्त्रियां ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा, परिवार और जो शादी है ये संस्थाएं जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर स्त्रियां घर में ना रहीं और घर से बाहर चली गई और उनकी आज़ादी जो है वो ज़्यादा उन्होंने मतलब आप कैसे घर से बाहर की आज़ादी को उन्होंने प्रेफरेंस दी और आर्थिक रूप से भी वो स्वतंत्र हो गई, तो इस प्रकार से क्या हो जाना है भी, वो जो है अपने शादी और जो परिवार वाली जो संस्था है वो ख़त्म ही हो जाएगी। ये गांधी जी का मानना था और इसी विचार पे जो दूसरे फेमिनिस्ट हैं वो क्या करते हैं, गांधी जी के विचारों की अवहेलना करते हैं या बोल सकते हैं उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्त्रियों के घर के अंदर रहने की बात क्यों करते हैं? गांधी जी स्त्रियों के घर में रहने की बात क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण बताया है उन्होंने या क्या कारण है? गांधी जी का मानना है कि अगर स्त्रियां घर से बाहर चली गई, घर से बाहर हुई काम करने लगी तो क्या होगा, नारी तत्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नारी तत्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर घर से बाहर आकर काम करेंगी फिर घर, परिवार, शादी, ये संस्थाएं जो है ना ये ख़त्म ही हो जाएंगी। अगर स्त्री घर से बाहर आके नारी तत्व जो है उनका नारी तत्व है वो ख़त्म हो जाएगा घर से बाहर आकर, तो फिर क्या है, उन्होंने जो अपना घर परिवार में होता है, घर परिवार और शादी वाली ये संस्थाएं जो है ना ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें मिलती हैं, समाज के अंदर बहुत सारा चल रहा है ये सिस्टम। ठीक है, देखो महात्मा गांधी के भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो विचार हैं, महात्मा गांधी जी ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
व्यवस्था के बारे में जो विचार दिए थे ना, उन्हीं को ही मिलाकर बोला जाता है गांधीवाद या गांधीज़म। ठीक है, ये हुआ। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने भी, गांधी जी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में उनके विचार हैं या वो मानते थे। गांधी जी किस किस चीज़ को मानते रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला था भी, मैं अपने पीछे कोई भी सिद्धांत जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपने पीछे किसी भी सिद्धांत को नहीं छोड़ना चाहता। मैंने क्या है, कोई नया सिद्धांत जो है देने की कोशिश नहीं की है। मैंने कोई नया सिद्धांत देने की कोशिश नहीं की है। मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े और प्रमुख दार्शनिक हुए हैं जिनके विचारों को ही मैंने आपके सामने पेश जो है किया है। मेरा अपना कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला है गांधीवाद शब्द जो था, गांधीवाद शब्द का प्रथम यूज़ जो गांधी जी ने किया था वो गांधी अरविंद समझौते के बाद एक सार्वजनिक सम्मेलन हुआ था, उसमें किया था। और उसमें गांधी जी ने बोला था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, पहली बार यूज़ उन्होंने बोला था, तो ये शब्द बोले थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो गांधी जी है, गांधी जी पर प्राचीन धार्मिक ग्रंथ गीता का प्रभाव था। गांधी जी ने जो धार्मिक ग्रंथ है ना गीता, उसका बड़ा प्रभाव था उन पर। गीता से उन्होंने कर्म का सिद्धांत जो है वो ग्रहण किया था। ठीक है, अहिंसा व पराई स्त्री से दूर रहना, ये सिद्धांत गांधी जी ने जैन धर्म और बुद्ध धर्म से ग्रहण किए थे। अहिंसा और पराई स्त्री से दूर रहना, ये गांधी जी ने जैन और बुद्ध धर्म से ग्रहण किया है। ठीक है, अब गांधी जी जो हैं उन्होंने बाइबल से भी बहुत कुछ सीखा है। अब बाइबल से उन्होंने क्या चीज़ें हैं जो सीखी हैं, या क्या चीज़ें हैं जो सिद्धांत हैं जो उन्होंने ग्रहण किए हैं। उनका मानना था, बाइबल के अनुसार वो बोलते हैं भी, बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। ये वाला विचार उन्होंने, गांधी जी ने बाइबल से ग्रहण किया। ऐसे ही दुश्मन जो है उसको प्रेम व मित्रता से जीता जा सकता है, ये भी उन्होंने बाइबल से सीखा। ईर्ष्या को प्रेम से जीता जा सकता है। ईर्ष्या मतलब जो आपसे, आप बोल सकते हैं जेलसी फील करता है, और आप उसको प्रेम से जीत सकते हैं। ये भी उन्होंने कहाँ से सीखा है, तो बाइबल से। अब जो हिंसा है, हिंसा को अहिंसा से रोका जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है, ये उनका मानना है गांधी जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें बताया गया है भी, जो गांधी जी हैं उनके जीवन पर कुछ दार्शनिकों का प्रभाव रहा है, और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात की जाए, पूछा जाए तो क्वेश्चन आप बना सकते हो भी। मैंने यहाँ पे पूरी बात बता दी है भी, गांधी जी के जीवन पर बोल सकते हो, या गांधी जी पर दार्शनिकों का प्रभाव कौन कौन से कर रहा है। तो सबसे पहले है सुकरात से उन्होंने सीखा था सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का जो विचार लिया था गांधी जी ने, वो सुकरात से लिया है। सुकरात एक यूनान का दार्शनिक था जिसको क्या है, सत्य बोलने के लिए जहर का प्याला जो है वो पीना पड़ा था। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो जो हैं, उनसे गांधी जी ने निम्रता और आज्ञाकारी के गुण जो हैं उन गुणों को हासिल किया था। निर्मता मतलब जो नम्रता बोल देते हैं, प्रेम भाव या श्रद्धापूर्वक आदर भाव जो होता है, आज्ञाकारी के गुण जो थे उन्होंने वहाँ से लिए। जॉन रस्किन जो हैं, इनका भी गांधी जी के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, और गांधी जी ने इनसे क्या सीखा है, तो कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत जो है सिद्धांत, कड़ी मेहनत का जो सिद्धांत है वो उन्होंने, गांधी जी ने इनसे ग्रहण किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनसे राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, और राजनीति के बारे में बहुत से कुछ ऐसे पेचीदा सवाल थे जो गांधी जी ने इनसे ग्रहण किए थे। बाल गंगाधर तिलक से भी इन्होंने कुछ सीखा है, और वो है असहयोग और जन आंदोलन। असहयोग और जन आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक से लिया था। लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, और सरकार का बाइकाट करने का जो सिद्धांत है वो गांधी जी ने क्या है, इनसे ही ग्रहण किया था। अगले हैं एक और दार्शनिक जिनका नाम है इमर्सन का प्रभाव भी गांधी जी के जीवन पर पड़ता है। ठीक है, इमर्सन का भी कुछ प्रभाव है गांधी जी के जीवन पर। ठीक है, तो ये भी आप क्या है याद रखोगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। गांधी जी की प्रमुख रचनाएं मैं सारी बता देता हूं आपको। जैसे एक है हिंद स्वराज एंड इंडियन होम रूल। हिंद स्वराज एंड इंडियन होम रूल, ये गांधी जी की एक आप बोल सकते हैं पुस्तक रही है।
प्रमुख रचनाओं में 1909 में ये क्या है लिखी गई थी और उन गुजराती भाषा में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, 1927 में लिखी गई थी। ठीक है, अगली है इंडियन केस फॉर स्वराज, इंडियन केस फॉर स्वराज 1932 में। सत्याग्रह भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1935 में। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो इस बुक के अंदर जो है किया गया है। इकोनॉमिक्स एंड खादी, इकोनॉमिक्स एंड खादी ये पुस्तक गांधी जी ने अपने बिल्कुल अंतिम क्षण में लिखी थी 1949 के आसपास। ठीक है, द साइंस ऑफ सत्याग्रह ये 1957 में लिखी गई है, प्रकाशित हुई थी। ट्रस्टीशिप जो है ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों पुस्तकें जो हैं, ये दोनों पुस्तकें गांधी जी की मौत के बाद जो हैं इनको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगली हैं गांधी जी के द्वारा कुछ पत्र भी जो हैं लॉन्च किए गए थे, प्रकाशित किए गए थे। गांधी जी के द्वारा जो अखबार चलाए गए उनके बारे में इंडियन ओपिनियन, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाया था। ठीक है, जब वो साउथ अफ्रीका गए होते। कुछ साप्ताहिक पत्र भी थे जो हफ्ते में एक बार निकलते थे, मतलब 7 दिनों के बाद वो पत्र जो है निकाले जाते थे। साप्ताहिक पत्र होते हैं 7 दिनों बाद आने वाले, उसमें आता है यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। ये पत्र जो हैं गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र जो थे निकाले थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधी जी के राजनीतिक विचार जो थे वो क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक विचार क्या थे? तो देखो, धर्म व राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीति के बारे में जो विचार दिए हैं गांधी जी ने, वो उन्होंने बोला है जो धर्म है और जो राजनीति है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्म व राजनीति का संबंध आत्मा और शरीर वाला है। जैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं होते, सेम वैसे ही क्या है, धर्म और राजनीति जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य के संबंधी जो विचार देखे जाएं तो गांधी जी राज्य को एक जरूरी बुराई मानते हैं। राज्य जो है व्यक्ति की क्या करता है, स्वतंत्रता पर रोक जो है लगाता है, ये गांधी जी का मानना है। राज्य जो है ये अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। गांधी जी का मानना है जो राज्य है ना वो अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, वैसे राज्य जो है हिंसा पर आधारित होता है। ठीक है, अहिंसा एक आध्यात्मिक शक्ति है, अहिंसा जो है वो एक आध्यात्मिक शक्ति है, गांधी जी मानते हैं। अगला है हिंसा का सामना अहिंसा से किया जा सकता है, ये भी गांधी जी का मानना है। ठीक है, अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे या क्या हैं? तो उन्होंने बोला है भी बहुमत आधारित लोकतंत्र जो है उसके वो बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। गांधी जी बहुमत आधारित लोकतंत्र के खिलाफ थे। लोकतंत्र जो है वो क्या है, सभी को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग, किसी एक विशेष धर्म के नाम पर जो है लोकतंत्र एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। बहुमत के आधारित पर लोकतंत्र जो है वो नहीं होगा। ठीक है, लोकतंत्र का जो आधार है वो सैनिक शक्ति भी नहीं होना चाहिए, ये भी गांधी जी का मानना है। भी लोकतंत्र जो है उसका आधार जो है वो सैनिक शक्ति नहीं होना चाहिए, ये भी गांधी जी ने मानना है। लोकतंत्र जो है वो नैतिक शक्ति और अहिंसा पर आधारित जो है होना चाहिए। लोकतंत्र जो है वो नैतिक शक्ति और अहिंसा पर आधारित जो है होना चाहिए। लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी जी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के बिल्कुल पक्षधर थे, या वो चाहते थे भी जो सारी शक्तियां हैं वो क्या है सभी में बांट देनी चाहिए, उनका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनका डिसेंट्रलाइजेशन जो है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहमियत उन्होंने दी थी पंचायतों को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो फैक्ट है वो है गांधी जी के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या थे। क्वेश्चन है अगला, गांधी जी के स्वतंत्रता के संबंधी क्या विचार थे? तो गांधी जी को मैक्सिमम स्वतंत्रता चाहिए। गांधी जी मानते थे भी व्यक्ति जो है ना उसको मैक्सिमम स्वतंत्रता जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये राज्य का परम कर्तव्य है कि व्यक्ति को मैक्सिमम जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए। अच्छा, स्वतंत्रता में धर्म और जाति का कोई भी स्थान जो है वो नहीं होना चाहिए। धर्म के अंदर अगर किसी को स्वतंत्रता दी जा रही है तो धर्म और जाति के नाम पे ना दी जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए धर्म जाति का किसी भी राज्य के अंदर। ठीक है, गांधी जी के पुलिस और सेना के संबंधी क्या विचार थे? पुलिस और सेना के संबंधी क्या विचार रहे हैं? तो गांधी जी का मानना था कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य में पुलिस और फौज की तो ज़रूरत ही नहीं है।
गांधी जी का मानना था आदर्श राज्य में पुलिस और फौज की ज़रूरत नहीं है। विदेशी हमले का जवाब जो है वो भी हम अहिंसा से दे सकते हैं, मतलब विदेशी हमले का जवाब भी अहिंसा से दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के गांधी जी आप बोल सकते हो निम्रतापूर्वक, पंजाबी में बोलते हैं ना, ठंडे स्वभाव के मालिक, वो इस प्रकार के आदमी थे। न्याय व जेल संबंधी गांधी जी के क्या विचार थे? न्याय व जेल संबंधी गांधी जी के क्या विचार थे? तो न्याय का मतलब देखा जाए तो यहाँ पे गांधी जी बोलते थे न्याय का जो अधिकार है वो पंचायतों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो पंचायतें हैं लो लेवल पर, आप बोल सकते हो धरातली जो डेमोक्रेसी है, जो ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, न्याय का अधिकार जो है पंचायतों को दिया जाना चाहिए। वकील और जजों की क्या है, कोई भी हमें ज़रूरत जो है नहीं है, वकील और जजों की ज़रूरत नहीं है। जो जेल घर हैं उनको क्या है, सुधार घरों में परिवर्तित कर देना चाहिए, मतलब उनको सुधार घरों में बदल देना चाहिए। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन थे आज हमारे, और दावा है मेरा इनसे बाहर कभी आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम फैक्ट्स जितने भी हो सकते हैं मैंने आपको कवर करवा दिए हैं इन 2 पार्ट्स के अंदर, और मैक्सिमम आप देखो तो 100+ आपके ये फैक्ट जो हैं तैयार हो चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम गांधीज़म हमारा तैयार हो गया है। बाकी गांधी जी के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया की उसमें पढ़ते हैं, तो वो सारे फैक्ट आप गांधी इरा में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ और चीज़ें थी वो सारी इस गांधीज़म में आ गई हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मैक्सिमम बच्चों तक इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा आपसे सहयोग की आवश्यकता जो है वो रहती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।